हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में साइंस प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी 3.4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए, फर्स्ट है कि क्रिकेट खिलाड़ी तीव्र गति से आती हुई गेंद को कैच करने के लिए अपने हाथों को पीछे हटाता है। तो देखिए, पीछे हटाता है क्यों? तो गेंद के नीचे आने पर उसका भार कम हो जाए, जिससे चोट नहीं पहुंचे। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। तो देखिए, क्रिकेट खिलाड़ी तीव्र गति से आती हुई गेंद को कैच करने के लिए अपने हाथ को पीछे हटाता है, क्योंकि गेंद के नीचे आने पर उसका भार कम हो जाता है, जिससे चोट जो है नहीं पहुंच पाती हैं। ठीक, तो गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर अनुप्रयुक्त बल के समानुपाती होती हैं और उस दिशा में होती हैं जिसमें बल प्रभाव डालता है। क्रिकेट गेंद का संवेग अधिक होता है, इसलिए उसे रोकने के लिए संवेग को शून्य तक कम करना होता है। अतः हाथ पीछे करने के लिए जो है खिलाड़ी को संवेग शून्य करने के लिए अधिक समय मिल जाता है और उसे चोट नहीं लगती है। नेक्स्ट कहता है कि गैस से भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से काटना आसान क्यों होता है? तो देखिए, दूसरा ऑप्शन, सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालती हैं। तो गैस से भरे गुब्बारे पर नाखून द्वारा लगाया गया दाब सुई की तुलना में लगाए गए दाब से कम होता है, क्योंकि दाब के सूत्र P बराबर होता है F/A। ठीक है, तो क्षेत्रफल अधिक होने पर दाब कम लगेगा, इसी प्रकार क्षेत्रफल कम होने पर दाब अधिक लगेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 113 है कि ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत। तो 113 का होगा आपको 3 पास्कल का नियम। तो हाइड्रोलिक ब्रेक जो है, हाइड्रोलिक ब्रेक तथा हाइड्रोलिक लिफ्ट पास्कल के नियम पर आधारित है। पास्कल के नियम के अनुसार यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में किसी द्रव के भीतर प्रत्येक स्थान पर समान दाब रहता है। नेक्स्ट देखिए, 114 कहता है पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आँखों में अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचती है। रेटिना का जलना सूर्य की किरणों के निम्नलिखित घटकों में से किस एक के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, यानी अल्ट्रा वायलेट प्रकाश। तो देखिए, पूर्ण सूर्य प्रकाश सूर्य ग्रहण के दौरान जब सूर्य का बाह्य प्रभा मंडल चंद्रमा से पूरी तरह ढक जाता है, उस समय सूर्य को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। परंतु आंशिक वलयाकार या पूर्ण सूर्य ग्रहण के आंशिक चरण को नंगी आंखों से देखना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि इस दौरान सूर्य से निकलने वाले उच्च जो है तरंगदैर्घ्य के पराबैंगनी विकिरण से आँखों को अपरिवर्तनीय क्षति पहुंच सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि। तो 115 का देखिए दूसरा, यानी एसी जनित्र में सर्पी वलय होता है, जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तन होता है। तो एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में बदलने के लिए डीसी जनरेटर में कंप्यूटर लगाते हैं। ठीक, जबकि एसी जनरेटर में सिर्फ वलय होते हैं। क्या होते हैं? वलय होते हैं। ठीक है, उसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 116 है कि अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं। दूसरा, हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के अल्फा कण हीलियम नाभिक के समान 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। ये द्विआवेश युक्त हीलियम आयन होते हैं। इसका द्रव्यमान हीलियम नाभिक के द्रव्यमान के बराबर होता है। इनकी मात्रा हाइड्रोजन परमाणु की मात्रा की 4 गुनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 117 है कि गोलीय दर्पण के लिए वस्तु दूरी u, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी संबंधित है। तो 117 का होगा दूसरा ऑप्शन, यानी 1/u जोड़ 1/v बराबर 1/f। ठीक है,
1/u जोड़ 1/v बराबर क्या होगा 1/f। गोलीय दर्पण की वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी के बीच संबंध जो है दिया जाता है कि 1/f इज इक्वल टू क्या होगा 1/v जोड़ 1/u। f बराबर होता है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, ठीक है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और दर्पण के मुख्य फोकस के बीच की दूरी। u बराबर वस्तु दूरी, ठीक है, या और v बराबर प्रतिबिंब की दूरी। नेक्स्ट देखिए कहता है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसके द्वारा खोजा गया था। तो तीसरा ऑप्शन। और देखिए तो धारा के चुंबकीय प्रभाव शब्द का अर्थ है कि तार के माध्यम से बहने वाली धारा उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बनाती है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज 1820 में, ठीक है, 1820 ईस्वी में हैंस क्रिश्चियन और स्टेड ने की, ठीक है, और स्टेड ने की थी 1820 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 19। निम्नलिखित में से किस युग की एक ही SI इकाई नहीं है, किस युग्म की एक ही SI इकाई नहीं है। 119 का फर्स्ट, बल और दबाव। तो बल की SI इकाई न्यूटन है। चाल तथा वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड है, चाल और वेग का। दूरी तथा विस्थापन का मात्रक मीटर है। कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक जूल है। दबाव का मात्रक न्यूटन पर मीटर है, ठीक है, न्यूटन पर मीटर। नेक्स्ट दबाव का न्यूटन पर मीटर। फिर है कि एक ध्वनि तरंग की गति 340 मीटर पर सेकंड है। यदि इसका तरंग दैर्घ्य 2 है तो तरंग की आवृत्ति क्या होगा। तो देखिए v बराबर दे दिया गया है 340 मीटर पर सेकंड, ठीक है। उसके बाद आपको लेमडा दे दिया गया है 2 सेंटीमीटर। इसको 2/100 कर देंगे, मीटर में चेंज करेंगे तो 0.02 मीटर आ जाएगा, ठीक। अब देखिए तो v बराबर क्या होता है n लेमडा, v बराबर होता है n लेमडा, v बराबर होता है n लेमडा, ठीक है। v इज इक्वल टू होता है n लेमडा, ठीक है। तो v बराबर n लेमडा, तो n बराबर क्या होगा, n बराबर होगा v बाई लेमडा। तो n बराबर होगा v बाई लेमडा, यानी आवृत्ति बराबर क्या होगा, तो आवृत्ति बराबर हो जाएगा आपको n, ठीक है, n बराबर v बाई लेमडा। तो यहाँ पर वेग बट्टा में क्या होगा, तो यहाँ पर तरंग दैर्घ्य, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको v बाई लेमडा। v का मान दे दिया गया 340, ठीक है, बट्टा में 2 × 100 कर देते हैं, ठीक है, 2 × 100। तो ये कट जाएगा आपको, ये आ जाएगा 17,000 हर्ट्ज, ठीक है, यानी बी ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, ठीक है। क्या होगा, 17,000 हर्ट्ज यानी ए ऑप्शन, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि एक अवतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा, दर्पण के ध्रुव और उसके मुख्य फोकस के बीच, दर्पण के ध्रुव और उसके मुख्य फोकस के बीच। अवतल दर्पण एक आभासी और सीधा प्रतिबिंब तभी बनाता है जब वस्तु को दर्पण के ध्रुव और उसके मुख्य फोकस के बीच रखा जाता है, ठीक है। जब वस्तु को कहाँ रखा जाता है, तो वस्तु को दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच जो है रखा जाता है, ठीक है, बीच रखा जाता है, तभी जो है आपको क्या प्राप्त होगा, तो सीधी प्राप्त होगा। यहाँ पे देखिए ए, यदि इससे गुजारेंगे, ठीक है, इससे गुजारिएगा तो इस तरह से बन जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको, तीसरा ऑप्शन, यानी दर्पण के ध्रुव और फोकस और उसके मुख्य फोकस के बीच, ठीक है। उसके बाद देखिए कि यह जो है प्रतिबिंब वस्तु के आकार से बड़ा, अर्थात वह जो है आवर्धित है। नेक्स्ट 122 कहता है कि किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा किसके द्वारा दी जाती है। तो दूसरा ऑप्शन देखिए, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम, ठीक है। तो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम प्रेरित धारा की दिशा को दर्शाता है जब एक परिपथ से जुड़ा एक कंडक्टर चुंबकीय क्षेत्र में चलता है। इसका उपयोग जनरेटर की वाइंडिंग में करंट की दिशा निर्धारण करने के लिए किया जाता है, ठीक। तो दूसरा ऑप्शन। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 123 है कि 12 वोल्ट का विभवांतर होने वाले दो बिंदुओं के बीच किया गया कार्य 36 जूल है। इन बिंदुओं के बीच रहने वाला विद्युत आवेश, तो W बराबर दे दिया गया है 36 जूल, ठीक है। उसके बाद Q आवेश, Q बराबर
जो है दे दिया गया है 12 वोल्ट, ठीक है 12 वोल्ट। तो V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है W/Q, V बराबर होता है W/Q, ठीक है W/Q हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए विद्युत आवेश हैं, तो आवेश बराबर क्या होगा, तो 36/12, ठीक है 36/12 यानी 3 कूलम्ब। तो आवेश का जो मान निकल जाएगा ये 3 कूलम्ब निकल जाएगा, ये 3 कूलम्ब यानी विभवांतर दे दिया गया है आपको, भी दे दिया गया है इतना, भी दे दिया गया है कितना, इतना। तो Q बराबर हो जाएगा W/V, तो कट के कितना होगा 3 कूलम्ब। नेक्स्ट, फिर लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाने पर क्या होता है। तो देखिए ऑप्शन, देखिए ऑप्शन की यदि बात करें तो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और लोहे के बुरादे के बीच की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है, ठीक है हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का जो है उत्पादन होता है, ठीक है उत्पादन होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको, देखिए यहाँ पे होगा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है क्या होगा फर्स्ट, यानी हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर, ठीक है। अभिक्रिया में लोहा HCl के जलीय घोल से हाइड्रोजन को विस्थापित करता है और हाइड्रोजन गैस के विकास के लिए जो है FeCl2 बनाता है, ठीक है। इस प्रकार की अभिक्रियाओं को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट 125 है, आवर्त तालिका में किसी तत्व के गुणधर्म खाली स्थान पर निर्भर करते हैं। तो देखिए तीसरा ऑप्शन, प्रोटॉनों की संख्या। आवर्त सारणी में तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उसके परमाणु संख्या यानी प्रोटॉन की संख्या पर आधारित है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी तत्वों के वर्गीकरण का मूल आधार है। नेक्स्ट, फिर है कि अम्ल के साथ निम्नलिखित में से कौन सा सही है। दूसरा ऑप्शन, जलीय और घुली हुई स्थिति में विद्युत का संचालन करना, ठीक है। तो जलीय अवस्था में अम्ल H+ आयन देते हैं जो विद्युत आयन में सहायक होते हैं। नेक्स्ट, फिर है कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सल्फर आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त से संबंधित हैं, इनमें से अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। तो तीसरा ऑप्शन सल्फर। तो देखिए अम्लीय ऑक्साइड जो है अधातुओं से बनते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और जो है कहता है कि सल्फर एक अधातु है और इसलिए यह अम्लीय ऑक्साइड बनाता है, ठीक है अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। तो इसका तीसरा ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट देखिए 128 है कि 1 बिलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में 47 ग्राम लवण की मात्रा है, द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा बिलियन की सांद्रता की गणना कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, तो किसी बिलियन में पानी की मात्रा जो है 320 ग्राम है, तो विलायक की मात्रा है 47 ग्राम, तो बिलियन में जो है द्रव्यमान प्रतिशत, तो द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है विलायक, क्या होता है विलायक ग्राम में बट्टा विलायक, ठीक है विलायक प्लस बिलियन ग्राम में अगुना में 100, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको, देखिए यहाँ पे हो जाएगा जो है विलायक कितना है, तो 47 ग्राम, ठीक है। नीचे में हो जाएगा विलायक प्लस बिलियन यानी 320 और गुना में कितना 100 तो नीचे में हो जाएगा आपको कितना 7 और 4 2 यानी 367, ठीक है नीचे में हो जाएगा 367। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 12.80%, यानी इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा था कि डाल्टन की पद्धति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 129 का होगा 2, परमाणु पदार्थों के अविभाज्य कण है, ठीक है। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें परमाणु कहते हैं, और परमाणु पदार्थों के अधिकतम कण है, अविभाज्य कण है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस यौगिक का उपयोग टूटी हुई हड्डियों की मरम्मत के लिए किया जाता है। तो देखिए टूटी हुई हड्डी की मरम्मत के लिए उपयोग किए जाने वाला यौगिक प्लास्टर ऑफ पेरिस है। क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी CaSO4 × 12H2, ठीक है। नमक हेमीहाइड्रेट के प्रति अणु पानी के आधे अणु के साथ कैल्शियम सल्फेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है,
ठीक है। उसके बाद देखिए कि CaSO4 इंटू 2H2O को 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके तैयार किया जाता है, जहां यह आंशिक रूप से जो है निर्जलित हो जाता है। ठीक। उसके बाद देखिए नेक्स्ट 3p6 विन्यास में चौथे इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं के मान लिखिए। तो ये हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। देखिए n बराबर 3, ठीक है, l बराबर 1। तो 3p6 में चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम संख्याएं हो जाएगा आपको n बराबर 3, ठीक है, n बराबर 3। तो n बराबर 3, तो l का जो मान हो जाएगा ये हो जाएगा आपको यहाँ पे देखिए SPDF क्या क्या हो जाएगा 0 1 2 3, ठीक है, 0 1 2 3, ठीक है। तो l बराबर 1, m बराबर -1 लेंगे, तो s का मान जो है यहाँ से ये हो जाएगा -1/2। दूसरा नेक्स्ट 132 कहता निम्नलिखित में से कौन यह बताता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या का आवर्धिक कार्य है। तो आधुनिक आवर्धिक नियम, आधुनिक आवर्त सारणी मोसले के नियम पर आधारित है। उनके अनुसार तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्त फलन होते हैं। इसमें आवर्तों की संख्या 7 तथा उनके वर्गों की संख्या 9 है। नेक्स्ट देखिए कहता है कि एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु खाली स्थान से बंधे होते हैं। तो फर्स्ट 4 अन्य कार्बन परमाणु से। तो हीरे की संरचना जो है चतुष्फलकीय होती हैं, अर्थात प्रत्येक कार्बन अन्य 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। हीरा कार्बन का एक प्रमुख अपरूप है। इसका जो अपवर्तनांक 2.4 एक साथ होता है तथा साथ ही यह ताप तथा विद्युत का कुचालक होता है। नेक्स्ट देखिए 134 की यदि बात करें तो देखिए जिन हीरो से शीशा काटा जाता है उन्हें बोल्ट कहते हैं। 134 कहता है कि एक लोहे का ब्लेड नीले विलयन में डाला गया, आधे घंटे के पश्चात विलयन का रंग हरा हो गया, पूरे रंग भूरे रंग का निक्षेप ब्लेड पर देखा गया। इस सूचना के आधार पर आप निम्नलिखित में से क्या निष्कर्ष निकालेंगे। तो 134 का हो जाएगा तीसरा ऑप्शन देखिए, यानी ब्लेड पर भूरे रंग का निक्षेप कॉपर है। ठीक है। तो चूंकि अभिक्रियाशीलता श्रेणी के अनुसार आयरन कॉपर की तुलना में अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए यह कॉपर सल्फेट से सल्फेट को विस्थापित कर देगा। तांबे का रंग लाल भूरा होता है। नेक्स्ट फिर है कि एक तत्व ए पानी के साथ क्रिया करके एक घोल बनाता है जो फिनोल्फथलीन इंडिकेटर को गुलाबी कर देता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हो सकता है। तो ये होगा तीसरा यानी सोडियम। तो देखिए फिनोल्फथलीन का एक ऐसा संकेतक है जिसका उपयोग एसिड बेस टाइट्रेशन में किया जाता है। यह अम्लीय विलयन में रंगीन तथा क्षारीय विलयन में गुलाबी हो जाता है, अतः फिनोल्फथलीन विलयन को गुलाबी कर देता है। सोडियम एक धातु है जो पानी के साथ क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाती है जो एक क्षार है। नेक्स्ट देखिए कहता है कि सैक में सोडियम सीफेलोडियम और सीडियम साधन है। तो दूसरा ऑप्शन अलैंगिक प्रजनन के, ठीक है, किसका है अलैंगिक प्रजनन। नेक्स्ट 137 है कि देखिए एस्परगिलोसिस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 137 का 4 उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए एस्परगिलोसिस एक संक्रमण एलर्जी की प्रतिक्रिया है या परस्पर गिल्स कवक के कारण होने वाला कवक विकास है। काले सफ़ेद और पीले रंग के बाद देश में जो है एस्परगिलोसिस नामक एक नए कवक संक्रमण के मामले में आए हैं। नेक्स्ट फिर है कि जब एक विषाणु जीवाणु पर आक्रमण करता है तब परपोषी में प्रवेश करने वाला पदार्थ होता है। दूसरा ऑप्शन नाभिकीय अम्ल होता है। क्या होता है नाभिकीय अम्ल। नेक्स्ट देखिए सर्पों की जो है विष ग्रंथियाँ किसकी समांग है। 139 का 3 यानी कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियाँ। तो सर्पों की विष ग्रंथियाँ कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियाँ के समांग होती हैं। सांप का विष वास्तव में उसकी लार का ही परिष्कृत रूप है। ठीक है। नेक्स्ट 140 देखिए 140 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने का कारण बनता है। तो ये है एब्सिसिक अम्ल। तो देखिए
विल्टिंग पौधे के विकास अवरोधक हार्मोन एब्सिसिक अम्ल का प्रभाव है। ठीक है, यह पहली बार उस एजेंट के रूप में खोजा गया था जो कपास के बीज कोषों के विच्छेदन या गिरने के कारण बनता है। 141 आनुवांशिकी पदार्थ से बने अणुओं की लंबी श्रृंखला द्वारा किया जाता है। तो दूसरा ऑप्शन डीएनए। ठीक है, तो परागकणों का परागकोश से स्थितिकेसर के वर्तिकाग्र तक हस्तांतरण परागकण कहलाता है। स्वपरागकण तब होता है जब पराग कोश से पराग उसी फूल के वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे पर किसी अन्य फूल पर जमा हो जाता है। ठीक है, देखिए परागकण जो है एक ऐसी प्रजाति के एक अलग फूल या एक फूल के पराग कोश से दूसरे फूल के वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण होता है। 142 खाली स्थान की जो है पत्तियां किसी विलयन में अम्ल या क्षार उपस्थिति का संकेत नहीं देती हैं। 142 का होगा 3 चमेली। तो चमेली जो है कुल की पत्तियां किसी विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति का संकेत नहीं देती है। पुष्प पौधे का जनन अंग है। पुष्प में बाह्य दलपुंज पुंभंग और जो है जयांग पाए जाते हैं। नेक्स्ट, कौन सा जो है सूक्ष्म जीव नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मुख्य भूमिका निभाता है? तो फर्स्ट राइजोबियम। तो देखिए दलहनी कुल के पौधे की जड़ों में जो है राइजोबियम नामक जो है नाइट्रोसोफाइंग बैक्टीरिया पाई जाती हैं। यह वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देती हैं जिससे खेतों की उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है। नेक्स्ट, देखिए कहता है जब पुंकेसर के तंतु स्वतंत्र होते हैं और परागकोश जुड़े होते हैं तो इस अवस्था को कहते हैं। तो तीसरा ऑप्शन सिंजेनेसियस। तो देखिए क्या कहते हैं? सिंजेनेसियस कहते हैं। नेक्स्ट, फिर है कि किसी मरीज का पित्ताशय शल्य चिकित्सा द्वारा निकाल दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी आहार संबंधी जो है सलाह उसके लिए मददगार होगी? तो 145 का जो हो जाएगा आपको तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, यानी उच्च वसायुक्त आहार से बचना। तो देखिए चूँकि उच्च वसा वाले खाद्य पदार्थ पचाने में कठिन होते हैं, इसलिए गॉल ब्लाडर की सर्जरी के बाद यदि आपको गैस सूजन या दस्त हो रहा है तो आपको इससे बचना चाहिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से विटामिनों के उस सेट की पहचान करो जो यकृत में भंडारित रहते हैं और हमारे शरीर की दैनिक आवश्यकता है। तो 146 का होगा तीसरा, यानी ADE-K। ठीक है, अच्छे स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए विटामिन वसा घुल ADE और K की थोड़ी मात्रा की आवश्यकता होती है। वसा में घुलनशील विटामिन नष्ट नहीं होते हैं जब वे खाद्य पदार्थ जिनमें से वे होते हैं उन्हें पकाया जाता है। ठीक है, शरीर को हर दिन इन विटामिनों की आवश्यकता नहीं होती और उपयोग न करने पर इन्हें लीवर और वसा के ऊतकों में जमा कर देता है। नेक्स्ट, कहता है किसी पौधे का मुरझाना किसके कारण होता है? तो फर्स्ट अत्यधिक वाष्पोत्सर्जन। तो जब पौधे अपने अवशोषण की दर से अधिक पानी खो देता है तो यह जो है मुरझा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, फिर है कि एक्स ग्रंथियाँ युग में उपस्थित हैं और रक्तचाप को नियंत्रित करने वाला हार्मोन स्रावित करती हैं। ये हार्मोन को स्रावित करने का आदेश वाई ग्रंथि से प्राप्त करती हैं, जेड ग्रंथि से प्राप्त करती हैं। वाई जेड हार्मोन को प्रभावित भी स्रावित करती हैं। एक्स वाई जेड क्रमशः क्या हो सकता है? तो 148 का 2 एड्रिनल, पीयूष और वृद्धि हार्मोन। तो एड्रिनल ग्रंथि युग में उपस्थित होती है और रक्तचाप को नियंत्रित करने वाला हार्मोन स्रावित करती हैं। ये हार्मोन को स्रावित करने का आदेश पीयूष ग्रंथि से प्राप्त करती हैं। पीयूष ग्रंथि जो हार्मोन को भी स्रावित करती हैं। तो पीयूष और वृद्धि हार्मोन। नेक्स्ट, चक्रवात के बारे में कौन सा कथन सही है? तो तीसरा ऑप्शन। देखिए चक्रवात के बारे में कथन सही है BCD, यानी बहुत ही उच्च दाब का तंत्र उत्पन्न होता है जिसके चारों ओर उच्च वेग की वायु घूमती है। चक्रवात के भीतर टॉर्नेडो बन सकता है। और डी है कि पवन की दिशा चक्रवात में सहयोग करती है। ठीक है, इस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर है कि किस विटामिन की हीनता के कारण भोजन से कैल्शियम के अवशोषण की दर कम हो जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट
विटामिन डी। तो कैल्शियम को अवशोषित करने के लिए शरीर को विटामिन डी की आवश्यकता होती है। पर्याप्त विटामिन डी के बिना कोई हार्मोन पर्याप्त कैल्सीफेरॉल का निर्माण नहीं करता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। यदि आप इसके अलावा मैथ का प्रैक्टिस सेट या फिर लैंग्वेज का प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं या फिर जीके जीएस का, तो आप जो है प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।